हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं एफएसटी 23 के सॉल्यूशन के साथ। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। नहीं तो बेटा मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस आर रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h. The angular velocity of the cylinder when it reaches the bottom of the plane is. प्यारे बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है h हाइट का, यहां से एक सॉलिड सिलेंडर को छोड़ा, जब ये h नीचे आएगा तो ग्रेविटी क्या वर्क करेगी? mgh. फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगा, प्योर रोलिंग हो रही है। जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट रुका हुआ है, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट रुका हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो रुका हुआ, उसकी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है। प्योर रोलिंग का मतलब ही ये होता है, देखो ध्यान से, जिस पॉइंट पे लग रहा है ना वो रुका हुआ है ना। तो बेटा फ्रिक्शन का वर्क है ही नहीं, ग्रेविटी ने वर्क किया। mgh बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई किस एक्सिस के अबाउट होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करती है? जो पॉइंट रुका हुआ होता है वहां से, दैट इज यहीं से ही, है ना। तो जब ये यहां पे पहुंचेगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा? 3/2 mr स्क्वायर। क्यों? क्योंकि mr स्क्वायर बाय 2 इसके अबाउट होता है, इसके अबाउट क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, हाफ 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा आप बहुत इजीली निकाल लेंगे, m को काटेंगे तो ओमेगा निकालना है, क्या निकल के आ जाएगा? 2 अंडर रूट gh बाय 3 अपॉन आर। आई होप बहुत ही सिंपल बात है। दैट इज दिस इज ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद कह रहे हैं स्टेबल न्यूक्लियाई विच हैज रेडियस हाफ ऑफ Zn64। ऐसा करते हैं, इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में एक बार फिर से बोलता हूं। ग्रेविटी ने mgh वर्क किया, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओमेगा निकाल लिया बेटा। आई उस एक्सिस के अबाउट लेते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगला क्वेश्चन था स्टेबल न्यूक्लियस विच हैज अ रेडियस हाफ ऑफ Zn64। बेटा रेडियस हाफ करना चाहते हैं Zn64 से। r होता है r0 a की पावर 1/3, r होता है r0 a की पावर 1/3। तो r आ गया प्यारे बच्चों r0, और Zn के लिए बेटा 64 है, 64 की पावर 1/3 क्या निकल के आएगा? 4। ठीक है, अब सोचो क्या लूं, क्या मेरे को a लेना चाहिए? r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 में a क्या लेना चाहिए बेटा? अब मेरे को a लेना पड़ेगा 2 का क्यूब, क्योंकि 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, और 8 का क्यूब रूट मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा? 2 आएगा। तो रेडियस हाफ करने के लिए मेरे को जो अब मास नंबर चाहिए होगा दैट इज 8 विच इज ऑफ Be8। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला। और r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 ये किस चीज का इन्फरेंस था? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्ट रेंज होता है, हर एक पार्ट उतना ही टाइटली पैक्ड होता है। जब एक न्यूक्लियन आके जुड़ता है उतना ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, कस के उतना ही टाइटली चिपकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो रिलेशन है ये बेसिकली किस चीज का मतलब आउटकम है? ये आउटकम है बेटा इस चीज का कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, जिससे डेंसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। एक न्यूक्लियन का मास मान लो m है, तो a न्यूक्लियंस का ma अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गई डेंसिटी विच इज कांस्टेंट। यहां से आप देख सकते हैं r क्यूब प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा, और निकल के आ जाता है r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। वहां से निकल के आता है r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। रेडियस हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू को सोच लीजिए बेटा, क्या लेना चाहिए बेटा? क्यूब रूट है, तो मेरे को क्या करना है? इसकी वैल्यू हाफ चाहिए। तो बेटा अगर जो भी मास नंबर a था मेरे को a/8 चाहिए होगा, तो कि 8 का क्यूब रूट जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, तो नीचे एक एक्स्ट्रा 2 चाहिए। तो बेटा a के बदले अगर a पे अगर रेडियस अगर मेरे पास r आ रहा है, तो बेटा a/8 पे मेरे पास रेडियस क्या निकल के आएगा? r/2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, तो नीचे 2 चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पावर ऑफ द सिस्टम बतानी है बेटा। बेसिकली दो लेंस हैं बेटा, एक है प्लेनो कॉन्वेक्स और एक है प्लेनो कॉन्केव।
तो बेटा एक बात जो डायरेक्टली देख सकता हूं बेटा, म्यू किसका ज्यादा है, म्यू ज्यादा है कॉनकेव वाले का, तो बेटा चलेगी तो कॉनकेव की। तो बेटा फाइनली जो फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव आएगी, जो पावर आएगी नेगेटिव आएगी, क्योंकि जिसका म्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा डेविएट कर लेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, जिसका म्यू ज्यादा है वो ज्यादा डेविएट कर लेगा, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, दैट इज 2 या 4 में से कोई। तो इसका मतलब है, आइए देखिए फटाफट से कैसे कर सकते हैं, मैं फिर बता देता हूं बेटा। पहले ऐसा करते हैं, कोई भी एक देख लेते हैं, कॉनकेव वाले को देख लेते हैं डायरेक्टली, है ना पहले। तो बेटा ये क्या होगा, ये रे आ रही है, ये डाइवर्ज करेगा, तो 1/f होती है पावर, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, 1/f ही पावर है, तो ये पावर ऑफ सेकेंड लेंथ म्यू माइनस 1 है ना, क्योंकि बाहर तो एयर है, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। और r1 बेटा किधर को, इंसिडेंट रे इधर को, r1 सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आ रहा है बेटा इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो r1 हो जाएगा बेटा 0.1 मीटर, है ना, और नेगेटिव में, माइनस 1/r2 बेटा प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। यहां से बेटा क्या निकल के आ रही है पावर, ध्यान से देखिए, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो -10। अब -10 में कुछ पॉजिटिव ऐड होना है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर तो पॉजिटिव होगी, तो -10 से बड़ा आएगा और नेगेटिव आएगा, तो ये बिल्कुल पक्का हो गया कि -5 डायोप्टर ही होगा। दूसरे के लिए कैलकुलेशन करना बेवकूफी रहेगी। और अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो भी बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, जो फोकल लेंथ होती है, जो बाई कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की वो r होती है, फोकल लेंथ r होती है, ये कई बार बता चुका हूं, जब म्यू 1.5 होता है। अगर आप भूल गए हैं तो बेटा मैंने आपको याद दिलाया कैसे, 1/f होता है म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, एयर अगर होती है बाहर तो 1.5 माइनस 1 होता है 0.5, 1/r1, तो इसका r1 पॉजिटिव आएगा, 1/r माइनस 1/r2, और इसके लिए r2 नेगेटिव आएगा, तो माइनस 1/r, तो ये 2/r, 2 इंटू 0.5 1, तो f आ जाएगा r। तो फोकल लेंथ r होती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ फिर क्या होगी, 2r, क्योंकि 2r का ही r बनेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। एंगल ऑफ प्रिज्म हाफ हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हाफ हो गया, डेविएशन जो था बेटा वो हाफ हो जाएगा, तो बेटा डेविएशन हाफ हो जाएगा, है ना, डेविएशन हाफ हो जाएगा, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ 2r होती है, इसकी फोकल लेंथ 2r होती है, 2r मतलब 20 सेंटीमीटर, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, पावर 1 बाय फोकल लेंथ 1/0.2, ये कितना आ जाएगा 10/2, दैट इज 5, तो -10 + 5 कितना आ जाएगा, -5 डायोप्टर। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत शानदार तरीके से देखिए प्रदीप सर मिटोते चले जा रहे हैं बेटा। 92 यूरेनियम 235 + 0n1 + 56 बेरियम 144 ZXA30n1। बेटा पॉजिटिव चार्ज को बराबर करते हैं, 92 इधर, ये 56 है, अब 56 36 ही तो 92 बनेगा, तो ये 36 हो गया, आई एम सॉरी 56 36 92। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो 36 पे तो क्रिप्टन आता है और 36 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो मास नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 236 इधर हो गया टोटल मास नंबर, इधर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यह हुए, और इधर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या आ रहे हैं, 144 + 3 कितना आ गया, 147 प्लस a। बस अब आपको a निकालना है, कोई भी खास बात नहीं बची है। अब आप a निकाल लेंगे, और a निकल के कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, 147 सब्ट्रैक्ट करना है, 16 में से 7 गए 9, 2 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गए 0, 89। तो मास नंबर प्यारे बच्चों आ रहा है 89, 36 क्रिप्टन 89, 36 क्रिप्टन 89। तो आपने क्या किया, आपने बराबर किए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया और मास नंबर, तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट is the kinetic energy which a conduction electron must have in order to diffuse from n side to p side। बेटा मिनिमम एनर्जी की बात करें कितनी चाहिए होगी, क्योंकि बेटा यहां पे कुछ पॉजिटिव आ जाता है डिप्लीशन लेयर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से डिफ्यूज होके जाते हैं इधर, है ना, और यहाँ पे होल्स को जब वो मतलब फाइनली वो फिल अप कर देते हैं तो ये रीजन नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि इधर न्यूट्रल था नेगेटिव बन गया, और इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए पॉजिटिव। अब जो फर्दर थर्मल इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जा पाएंगे, है ना। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ एनर्जी चाहिए जाने के लिए, है ना, और वो कितनी एनर्जी चाहिए होगी बेटा, E × D है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी डिप्लीशन रीजन में आपको गिवन है। अच्छा, डिप्लीशन लेयर के बाहर ये जो यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ इसका कोई इफेक्ट है नहीं, क्योंकि प्लस के कारण जितनी फील्ड इधर आएगी, नेगेटिव के कारण उतनी फील्ड इधर आएगी। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल कैंसिल आउट, है ना। तो बेटा E इंटू डी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट कर देते हैं। तो बेटा अगर वन चार्ज को यहां से यहां पर टकना हो तो V एनर्जी चाहिए, तो E चार्ज के लिए कितनी चाहिए, EV एनर्जी चाहिए, और ये तो जूल्स में हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी तो अपॉन E। अच्छा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं फिर बोल दे रहा हूं, E इंटू डी हो गया प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर में अगर E है तो E इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस है। वन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो मिनिमम वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। मान लो यहां पे पॉजिटिव वन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है, वन चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने का जो वर्क होगा बेटा वो होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट से V1, और यहां तक लाने में जो वर्क होगा लेट से वो V2। तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा मिनिमम दैट विल बी V2 माइनस V1। तो मिनिमम जो मेरे को वर्क करना पड़ता है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल, है ना। तो बेटा वन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो E के लिए वर्क हो जाएगा EV, ये आ गई एनर्जी जूल्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए E से डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए E से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना जनरेट होगा, E इंटू डी। E मालूम है, D मालूम है, E इंटू डी मेरे हिसाब से आप बहुत आराम से निकाल लेंगे, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं एक सेल है, EMF बताना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा नहीं है, पूछते तो वो भी बता देते हैं। कह रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस हमने लोड रेजिस्टेंस हमने जब ये लगाया 2 ओम तो करंट ये आया, जब 5 लगाया तो करंट ये आया। ठीक है, आइए भैया, तो E इक्वल टू आई आर प्लस आर, है ना, आई आर प्लस आर। आई कितना है, हाफ, आर कितना है 2 प्लस आर, ठीक है, और E इज इक्वल्स टू 1/4 आर प्लस 5, ओ सॉरी आर प्लस 5। बस खत्म हो गई कहानी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, E आ जाएगा। बहुत सिंपल है, पता नहीं अपने तो दिमाग में ना डायरेक्टली क्लिक कर रहा है। भाई करंट हाफ हो गया, करंट हाफ होने का मतलब रेजिस्टेंस डबल हो गया भैया। E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ये होता है करंट, करंट हाफ हो रहा है, देखिए हाफ से 1/4। तो बेटा जब ये 2 था, अब ये चीज 5 हो गई, तो करंट डबल कब होगा? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये 1 पहले 3 था, 5 और 1 6 हो गया, 3 से 6 हो गया, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 हो गया, तो 3/2 EMF आ गया 3/2। और अगर आपको मन करे नहीं हमको तो फील नहीं आती, तो बेटा E इक्वल टू आई आर प्लस आर, 2 बार लगाए, एक बार R की वैल्यू 2 है और करंट हाफ है, एक बार R की वैल्यू 5 है और करंट 1/4 है। बड़े आराम से आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं λ1 ये है, λ2 ये है, 2 लाइट इकट्ठे यूज करी जा रही है, 2 वेवलेंथ इकट्ठे यूज करी जा रही हैं। कह रहे बताना ब्राइट फ्रिंज कहां पे दोनों की कोइंसाइड करेगी। बेटा देखो ब्राइट फ्रिंज आती है n λd/d पे, कहां पे आती है n λd/d पे। nth ब्राइट फ्रिंज आती है प्यारे बच्चों YDSC में n λd/d पे आती है, ये शायद अपने को मालूम होगा। बेटा d/d दोनों के लिए सेम है, तो बेसिकली n लैम्डा कब सेम आएगा, ध्यान से सोचिए, 6000 इंटू 3 और 4500 इंटू 4। आप ध्यान से सोच के देखिए, 15 इंटू 4 है, ये 15 इंटू 3 है, बराबर क्या करूं 15 इंटू 4, दिमाग से सोचिए, और ये 15 इंटू 3 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से, हाँ कि ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि आंसर क्या आएगा 3 λ1d/d। अब 3 λ1d/d मतलब इतने डिस्टेंस पे मिनिमम, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना मैं 3 और 4 से मल्टीप्लाई करूं, अगर 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो आ रहा है 6 और 8 से भी तो वही आएगा, इंटू 2 इंटू 2 दोनों में कर दीजिए तो भी तो वही बनेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होगा कि n लैम्डा का बराबर होगा, तो बेटा d और d में तो बेटा जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1 है, भले वो 1 मीटर है भले वो 1 मिलीमीटर है, तो 3 λ1 3 6 18, तो 18 टाइप का आंसर आना चाहिए। मेरे को 10 की पावर से बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि सारे के सारे में नंबर अलग अलग हैं, 18 नंबर खाली ऑप्शन 3 में, ठीक है। और अगर आपको लगे नहीं हम तो लकीर के फकीर है तो करें, तो 3 इंटू 6000 है ना, इंटू कैपिटल D 1 बाय स्मॉल d 10 की पावर -3, और ये एंगस्ट्रॉम में इसलिए 10 की पावर -10। वाओ, सेम आंसर आ गया,
18,000 और अगर अब देखिए क्या बन गया 10 की पावर -7। आई होप अपने लोग कर पाएंगे। अच्छा ये मिलीमीटर में पूछा है तो इंटू 10 की पावर 3 एक और कर दें तो ये 10 की पावर 6 कट जाएगा 1.8 मिलीमीटर। खत्म। कह रहे हैं आदमी ए से बी क्रॉस कर रहा है रिवर को, रिवर 5 से जा रही है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ v होगी स्टिल वाटर में। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगा, रिवर तो 5 इधर ले ही जाएगी और नेट वेलोसिटी इधर को गई, मान लो ये हो गई v डैश। अब टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, कह रहे हैं बेटा 5 सेकंड। तो बेटा v डैश इंटू 5, v डैश इंटू 5 ये नेट वेलोसिटी है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ट्रेन मान लेते हैं, मैंने आपको हमेशा बोला था, तो वो ऐसे जाएगा और ट्रेन ऐसे ले जाएगी 5, तभी तो सीधे जा पाएगा। आप सोच के देखिए ऐसे चल रहा है तो वो ऐसे जाना चाहेगा तभी तो ऐसे जा पाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो v डैश इंटू 5 ये आ गया 60, यहां से v डैश कितना आ गया प्यारे बच्चों 12। अब ये 12 है ये 5 है तो वेलोसिटी इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज v आ गया 13। v कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 13। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा नहीं तो कोशिश करें दोबारा देखें है ना, तिबारा देखें, पर समझ के ही छोड़ेंगे है ना। और फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा से क्लियर करने की है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं यहां एक आदमी आ रहा है इस पे है ना, ये चोर टाइप का कोई आदमी है ना। तो बेटा यहां पर कह रहे हैं यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये डायरेक्टली नहीं देख सकता आदमी को, बीच में दीवार है, तो कितने मिनिमम डिस्टेंस पे से होगा कि वो देख ले। तो बेटा मान लो उसकी इमेज यहां बनेगी, इमेज को देखना है, यहां पर यहां तक मिरर है, ये भी 2 मीटर ये भी 2 मीटर का मिरर है, मिरर की बिल्कुल मिडिल लाइन पे वो चल रहा है। तो बेटा वो कब देख पाएगा, जब वो यहां से देखेगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, जब कोने से, क्योंकि यहां से अगर वो देखेगा तो और आगे वाली पोजीशन ही देख पाएगा, जब वो यहां पे आ जाएगा तो उसकी इमेज यहां पे होगी तब देख पाए। तो दूर से दूर पे देखना है उसको है ना, मतलब कितने डिस्टेंस पे जस्ट वो देखने लायक हो जाएगा, तो जब वो यहां कोने से देख लेगा इसको। अब बेटा सोचो अगर ये 2 है ये 2 है, अब ये 1 है तो ये भी 1, सिमिलर ट्राइंगल है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन किया है ना। ये 45 ये भी 45, ये 90 ये 90, 2 2 तो ये 1 1, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों 1। आई होप मैं आपको समझा पाया। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रही है गेट किसके इक्विवेलेंट है। यहां पे ए है तो यहां क्या आएगा ए बार, यहां बी है तो यहां क्या आएगा बी बार। बहुत शानदार। अब ये और गेट है, और के आगे क्या बना हुआ नॉट, नॉट के आगे फिर से नॉट, नॉट के आगे फिर से नॉट, नॉट नॉट कैंसिल, नॉट नॉट कैंसिल है ना। तो अब ये और गेट रह गया खाली ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार है ना, ए बार प्लस बी बार, और इसको हम क्या कह सकते हैं ए बी बार बेटा, क्योंकि डॉट का बार प्लस होता है और प्लस का बार डॉट होता है। आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया बेटा, पहले भी बता चुका हूं ये बात कई बार आपको है ना। तो ये ए बार प्लस बी बार क्या ए बी बार, और ए बी क्या होता है एंड, एंड का बार क्या हो गया नैंड, ए बार बी बार, नॉट का नॉट बकवास। तो ए बार प्लस बी बार इज द आंसर, और ए बार प्लस बी बार क्या होता है ए बी बार, दैट इज नैंड गेट, दिस इज इक्विवेलेंट टू नैंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे डी, यहाँ पर जो वेवलेंथ हो जा रही है वो लैम्डा 2 है, यहाँ जो है वो लैम्डा 1 है। सोचो अगर ये मास इसके कंपैरिजन में बहुत कम हो तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 बनाएगा। अरे बड़े सारे ऑप्शन में आ गया भैया। और वैसे क्या होगा लैम्डा 2 ज्यादा होगा, लैम्डा 2 ज्यादा होगा है ना बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंशन ज्यादा हो जाएगी, अंडर रूट टी बाई मी होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। v इक्वल टू एफ लैम्डा में f कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी रिफ्रैक्शन हो रहा हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही हो, वेलोसिटी चेंज होती है ना, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज हो जाती है ना। तो v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो v2 बाय v1, v2 बाय v1, v होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, म्यू दोनों के लिए सेम है क्योंकि वही रस्सी है। तो यहां टेंशन क्या होगी m1 प्लस m2 g, और नीचे क्या हो गई m2g, g भी सेम था इसलिए वो भी उड़ा दी। तो v2 बाय v1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। आई होप लैम्डा 2 बड़े आराम से हम निकाल लेंगे है ना। लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 ही पूछा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज 2। तो बेटा ये पहले भी अभी एक किसी पेपर में आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए है ना। ये हालांकि नीट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है जब नीट एक डिफिकल्ट लेवल पे था, ठीक है। अब हालांकि नीट उतने डिफिकल्ट लेवल पे नहीं है तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप लेकिन मैं आपको समझा पाया हूं, तो खटाक से नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे।
आइए देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं हमने डेंसिटी अर्थ की डबल कर दी, रेडियस वही है, तो बताना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने टाइम्स हो जाएगा। बेटा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है ना, ये आपका वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में बेटा क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस करते हैं, 4 पाई जी से। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन को जी से रिप्लेस करते हैं, है ना, तो 1/एप्सिलॉन को 4 पाई जी से। तो यहाँ पे 4 पाई जी रो आर बाय 3, आर वही है, रो को डबल कर दिया तो जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जी भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डबल। और ऐसे क्वेश्चन 2 आए आपके पेपर में, तो डबल होने पे कितना हो जाएगा बेटा, 9.8 था कह रहे हैं पहले, तो अब क्या हो जाएगा 9.8 का डबल, दैट इज 19.6। आप ऐसे भी कह सकते थे जीएम बाय आर स्क्वायर, जैसे आपका मन करे। रेडियस वही है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, रेडियस वही है तो वॉल्यूम वही है, डेंसिटी डबल होने से मास डबल, तो जी की वैल्यू डबल, जी की वैल्यू डबल। बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं 13th पे, अगर इलेक्ट्रॉन है डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर उसकी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी के है, तो H अपॉन mv होता है, mv को लिखते हैं √2m के, और काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इनटू E से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है ना H अपॉन √2m की √50 होती है, जो आपको याद होनी चाहिए 12.27। ये मैं आपको क्लास में भी बोलता रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए। ये नीट में जब भी अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यही वैल्यू होती है, बस खत्म, 12.27 बाय रूट के। लेकिन यहां से जो आता है काइनेटिक एनर्जी जूल्स में है, और लेमडा आता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, और लेमडा आता है एंगस्ट्रॉम में। लेमडा किस में आता है प्यारे बच्चों, एंगस्ट्रॉम। अब अगला जो क्वेश्चन था, मतलब जहां पर ये वैल्यू यूज हो रही, H अपॉन √2me की वैल्यू होती है 12.27 या √150। अब बेटा देखो लेमडा की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम से 0.5 एंगस्ट्रॉम करें, लेमडा को हाफ कर रहे हैं तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तभी हाफ होगा लेमडा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू h/mv। तो इसका मतलब है वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, अगर हाफ mv² थी, वेलोसिटी डबल हुई तो 4 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अरे भैया हाफ mv² से हो कितनी जाएगी, 4 टाइम्स हाफ mv²। पूछ रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों क्या है, 3/2 mv²। अरे भैया 4/2 mv² माइनस हाफ mv², ये चेंज आ गया 3/2 mv²। ठीक है, अब हाफ mv² को आप क्या कह सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, p²/2m। p क्या होता है, h/λ, तो इनिशियल लैम्डा लेना पड़ेगा 1 एंगस्ट्रॉम वाला, h/λ का स्क्वायर अपॉन 2m। अरे ये तो वही चीज आ गई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या चीज निकल के आ गई। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है, और प्यारे बच्चों किस यूनिट में बतानी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारे यूनिट, सारे चारों के चारों ऑप्शन तो ई से डिवाइड कर देंगे। जूल्स में अगर मान लो आ रही है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए ई से डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में मल्टीप्लाई करने के लिए ई से मल्टीप्लाई करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए ई से डिवाइड करते हैं। और अगर h अपॉन √2me होता है √150, तो h² अपॉन 2me, h² अपॉन 2me हो गया 150, है ना, h² अपॉन 2me हो गया 150। अब लैम्डा लेकिन इस कंडीशन में किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में, तो लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में पुट करो, h²/2me हो गया 150, 150 इंटू 3 150 और 450। कोशिश करिएगा बात समझने की, हाफ mv² हो गई, काइनेटिक एनर्जी जो होता है p²/2m, p होता है h/λ, p क्या होता है प्यारे बच्चों, h/λ का स्क्वायर अपॉन 2। अब जूल्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए e से डिवाइड कर दिया, ठीक है, h²/2me क्या आ जाएगा बेटा प्यारे बच्चों, 150, क्या आ जाएगा 150, 150 इंटू 3 450 बाय 1, क्योंकि लैम्डा इस केस में किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा किस में आता है, एंगस्ट्रॉम। आई होप मैं आपको समझा पाया। देखिए बहुत सुंदर फिगर है, प्रदीप सर ने आपके लिए बना रखा है, आप ध्यान से देखिए। बेटा ए से फील्ड लाइंस निकल रही है, बी में टर्मिनेट कर रही है, तो ए पॉजिटिवली चार्ज होगा, बी नेगेटिवली चार्ज होगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात हो गई। ए से 12 फील्ड लाइंस निकल रही है, बी में 10 टर्मिनेट कर रही है। ध्यान से देखिए बेटा, ए से 12 निकल रही है, निकल ज्यादा रही है, टर्मिनेट कम कर रही है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा चार्ज, तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा, बी का मैग्नीट्यूड कम होगा। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, और मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अर्थ का जो मास है उससे 1/10 है मार्स का मास, और रेडियस मार्स का जो है वो हाफ है, तो बेटा gm/r² कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना टाइम्स होगा। बेटा अर्थ के मास से हमने क्या ले लिया, 1/10, तो 1/10 इसलिए हो गया, तो बेटा 1/10 तो आ गया इसलिए, लेकिन रेडियस जो है बेटा उसको हाफ कर दी, तो हाफ का स्क्वायर बेटा मतलब 1/2 आएगा, उसका स्क्वायर तो 1/4 आ रहा है, तो 4 ऊपर चला जाएगा,
तो 4/10 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 0.4 टाइम्स हो जाएगा बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मार्स के सरफेस पे आएगी वो 0.4 टाइम्स आएगी, gm/r²। बेटा मास को 1/10 ले लिया तो इस वजह से 1/10 हो गई, रेडियस को हाफ ले लिया तो हाफ, बेटा r/2 का स्क्वायर r²/4 4 ऊपर जाएगा तो इसलिए 4 टाइम्स आ गई। रेडियस हाफ होने से 4 टाइम्स, मास 1/10 होने से 1/10 टाइम्स। तो अगर कोई कहता वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0.4 टाइम्स तो वैल्यू होगी। तो अगर अर्थ के सरफेस पे 10 मान लो तो मार्स के सरफेस पे अप्रोक्सीमेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 4। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन 16 बिल्कुल ही बर्बाद क्वेश्चन है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क होगा जब ये 10 मीटर चलेगा। बेटा mg cos थीटा इधर को आता है, नॉर्मल ऐसे 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 चल नहीं रहा है, तो नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। mg cos 30 होता है √3/2, ठीक है। और म्यू mg cos 30 फ्रिक्शन, तो म्यू mg cos 30 √3/2 और डिस्प्लेसमेंट 10 हुई। इतनी एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट खर्च हो जाएगी और यही पूछी थी मेरे से। म्यू mg cos 30 × 10, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, √3 1.7 ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1.7/2 क्या हो जाएगा 0.85 × 10 ये हो जाएगा 8.5 और ये 0.1 × 10 तो उड़ गया। तो बेटा म्यू mg cos थीटा ये हो गया फ्रिक्शन और 10 डिस्प्लेसमेंट हुई है। कह रहे फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितनी एनर्जी खर्च होगी, कितना वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो म्यू mg cos थीटा × 10। बच्चों 17 क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कितनी बेटा पोर्शन एक्सपोज्ड रहेगा, कितना पोर्शन आपको दिखता रहेगा। 3 रो डेंसिटी है, 3 टाइम्स डेंसिटी है लिक्विड की, रो डेंसिटी है रॉड की, यूनिफॉर्म एरिया की। बेटा रो वीजी जो नीचे को फोर्स आएगा, बेटा रो मान लो वॉल्यूम वी है, मैं जानता हूं a × h लिख सकता हूं। आप सोच के देखिए बेटा, अब 3 रो कर दिया, अगर बॉयंट फोर्स जो आएगा बेटा वो कहेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड दी लिक्विड इनटू जी। अब ये बराबर होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो डेंसिटी 3 टाइम्स हो गई तो अंदर 1/3 होगा, तो h/3 अंदर होगा, तो एक्सपोज्ड कितना होगा 2/3 वाला पोर्शन एक्सपोज्ड होगा। आपसे पूछा कितना एक्सपोज्ड होगा, कितना आपको दिखेगा, तो 2/3 आपको दिखेगा, 2/3 विल बी एक्सपोज्ड इन एयर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा रो वीजी हो गया वेट, क्योंकि डेंसिटी इसकी रो है, रो वीजी हो गया वेट, और बेटा लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है तो 3 रो इंटू स्मॉल वीजी है ना। अब बेटा डेंसिटी 3 टाइम्स हो गई तो वॉल्यूम जो अंदर होगी पानी के दैट विल बी 1/3, दैट विल बी 1/3 है ना। इसके बाद 18th क्वेश्चन कह रहा है ये वेलोसिटी है। अब अगर ये वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, मेरे से पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताइए 2 सेकंड में कितनी, 1 सेकंड में 1 to 2 सेकंड में कितनी होगी। बेटा अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो कैसे बताई जाती है, v dt के इंटीग्रल से, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो बेटा इंटीग्रल क्या आएगा इसका, t⁴ 4/4, 4 की झंड हो जाएगी, इसमें t³ 3 की झंड हो जाएगी, t³ झंड करनी है, हाँ झंड हो गई, माइनस टी है ना, 1 dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा। अब बेटा कहां से कहां कर रहे हैं, 1 से 2। आई होप आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपने आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आइए मैं करता हूं। 2⁴ 16, 2³ 8, 24 - 1 23, माइनस लोअर लिमिट 1 - 1 0 -1। तो क्या आ गया आंसर 22, विच इज इन ऑप्शन 21 है तो ऑप्शन में। आइए फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ शायद गड़बड़ हो गई है। वैसे तो आसपास का तो यही है, फिर भी देखते हैं बेटा। पहले पुट करते हैं 2 16, ओ ये -2 था यहाँ पे 22, आई एम सॉरी ये आ गया 22। बेटा 2⁴ 16, 8 24, 24 - 2 22। आई होप मैं आपको समझा पाया। 22 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो 21 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। नाइनटीन्थ वाला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आरएमएस वेलोसिटी पहले v थी, ऑक्सीजन को हमने बेटा क्या किया, हीट अप किया, टेम्परेचर डबल किया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एटमाइज हो गया, वो टूट गया एटम्स में, O2 से वो 2O में कन्वर्ट हो गया है ना, OO एटम्स बन गए। तो बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मैं कह सकता हूं हाफ हो गया, टेम्परेचर डबल हो गया, तो ये हाफ होने से यहाँ 2 आएगा और टेम्परेचर डबल होने से एक और 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा। तो बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी डबल, क्योंकि टेम्परेचर डबल होने से √2 टाइम्स होगी, मॉलिक्यूलर वेट हाफ होने से भी √2 टाइम्स होगी।
√2 क्या बन जाएगा बेटा 2। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बड़ा ही सिंपल है। टेम्परेचर डबल होने से √2 टाइम्स, मॉलिक्यूलर वेट हाफ होने से एक और √2 टाइम्स, तो √2 क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 2। इस स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है कितनी आएगी, तो बेटा 5g हो गया 50। एक्सेलरेशन पहले बताएंगे, तो इधर को जो फोर्स हो गया नीचे को 50 हो गया, इधर को बेटा कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है 3 और 1 4, तो 50 माइनस 40 है ना, 50 माइनस 40, टोटल फोर्स क्या है 10 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 1 9 इंटू ए है ना। तो बेटा ए कितना आ गया 10/9। अब बेटा पूछिए इस स्ट्रिंग में टेंशन कनेक्टिंग ए एंड बी। अब बेटा जाएगा तो ऊपर कोई, तो टी ऊपर को, mg 10 नीचे को, तो t माइनस 10 ये हो गया टोटल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 10/9, 10 प्लस 10/9, टेंशन आ जाएगी 10 प्लस 10/9, 90 प्लस 10 100/9, 100/9। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो g को 10 कह लो है ना, तो 10g/9, g की टर्म्स में लिखना हो तो 10g/9, क्योंकि g को मैंने 10 लिया, तो क्या आंसर हो गया बेटा ऑप्शन 4। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। बेटा पहली बात बेटा अगर m1 m2 होते तो m1g माइनस टी, याद होंगी ये कहानी, गाना गाते थे क्लास में हम, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए, वहां से निकाला a और फिर t माइनस 1g बराबर 1 इंटू ए, खत्म। इसके बाद 21 वाला क्वेश्चन कह रहे हैं एम मास, बेसिकली न्यूट्रॉन जाके ड्यूटीरॉन को टकरा रहा है जो कि रेस्ट पे है, कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, आओ देखते हैं, पहले तो ये मिटाते हैं चमकाते हैं, बहुत शानदार, ये देखिए जगह बना ली हमने। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। भैया टकराएगा और टकरा के भैया मान लो ये V1 से वापस आएगा और ये V2 से मान लो 2m मास आगे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2, कैसे v2 से दूर जा रहा है, v1 से इधर जा रहा है, तो v1 प्लस v2 गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, e इज 1। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या लगेगा mu बराबर 2mv2 माइनस mv1, क्योंकि बेटा कोई भी कोलिजन हो टोटल फोर्स तो जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, इट मींस टोटल मोमेंटम कांस्टेंट, टोटल फोर्स जीरो तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। m को काटेंगे ठाए ठाए एंड ठाए, तो ये क्या आ जाएगा 2v2 माइनस v1 बराबर u, बताना क्या है v1, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बतानी है, तो v1 मेरे को निकालना है, v2 को उड़ाना है, कैसे उड़ाएं, 2 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, 2v1 माइनस माइनस v1 3v1, 2 से मल्टीप्लाई करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, 2u माइनस u, तो 2v1 माइनस माइनस v1 3v1, v1 आ जाएगा u/3, तो बेटा ये आ गया u/3। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी रह कितनी गई, हाफ mu स्क्वायर से हाफ mu/3 स्क्वायर k/9 हो गई, कितनी हो गई k/9, तो 1/9 इसके पास रह गई, तो लूज कितनी हो गई बेटा 1/9 इसके पास रह गई, तो 8/9 टाइम्स लूज हो गई, 1/9 इसके पास रह गई तो लूज कितनी हो गई 8/9 टाइम्स। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। 8/9 ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, 8/9 ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कैसे बेटा, फिर बोल दे रहा हूं बेटा, कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन हो दो ही चीजें लगती हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दूसरा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा इधर आएगा, आप v1 इधर मान लेते हैं, अपने आप नेगेटिव आता। मेरे को पता है जब भारी चीज से टकराओ तो बेटा टकराने के बाद वापस आता है, अगर वो रेस्ट पे हो तो, क्योंकि सेम मास का होता तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती, ये रुक जाता और वो चलने लग जाता इलास्टिक कोलिजन में। ये भारी है तो इसका मतलब है भैया हल्के वाले ने तो रोका था, तो भारी वाला तो पटक के मारेगा पीछे, खत्म। और दूसरा वेलोसिटी ऑफ, ये हो गया पहली बात। दूसरा mu बराबर 2mv2 माइनस mv1, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि हर एक कोलिजन में एप्लीकेबल होता है ना। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो कैपिटल आर रेडियस का, तो अंदर जो फील्ड आती है वो आती है स्मॉल r/2 dv/dt, स्मॉल r/2 dv/dt। और मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, ऐसा कैसे निकालते थे हम, r डिस्टेंस पे एक लूप कंसिडर कर लेंगे, है ना। अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो E × 2πr, वन चार्ज को
पूरे सर्किट में घुमाने में, है ना, जो हमको वर्क करना पड़ता है बेटा वो होता है ईएमएफ, और ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है डी बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी भी होता है। फाई क्या हो गया, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बेटा ई क्या आ जाएगा, आर बाई टू डी बी बाई डी टी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बाहर भी निकालते थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे अगर निकालनी हो तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, ये याद रखें बेटा। क्लास में भी कई बार एम्फेसाइज किया था, फ्लक्स लिखने में गलती ना कर लें। अब अगर इसके लिए लिखना है फ्लक्स तो बेटा बी इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर ना लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखेंगे डी बाई डी टी, तो आएगा बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा यहीं तक ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, इसके लिए बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब ई इंटू टू पाई आर, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई इंटू टू पाई आर वर्क करना पड़ेगा बेटा। वन चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में जो वर्क होता है दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दोनों को कंपेयर किया, ई की वैल्यू यहां पर जो निकल के आएगी पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू आर डीबी बाई डी टी, खत्म। बस यहां तो यही यूज होना था, बाहर वाला कंडीशन है। तो आर स्क्वायर बाई टू आर और डीबी बाई डी टी क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई एन होती है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल है ना। जो भी अगर मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन के रखे हो और एल लेंथ हो तो एन बाई एल कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा इसका डी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डी बाई डी टी, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। आर स्क्वायर बाई टू आर डीबी बाई डी टी तो कांस्टेंट है ना, डी बाई डी टी किस चीज का होगा, कॉस ओमेगा टी, खत्म बात। तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस साइन आएगा है ना, लेकिन मेरे को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव मेरे किसी काम की चीज ही नहीं है। अब यहां पर बेटा जो नंबर ऑफ टर्न्स थे सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा है लेकिन ऑप्शन में यूज कर रखा है। तो स्मॉल एन से आंसर दे रखा है, तो स्मॉल एन को इन जनरल हम क्या मानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। लेंथ ऑप्शन में है भी नहीं किसी भी ऑप्शन में, तो लेंथ को खा जाए, क्योंकि बेटा आर स्क्वायर बाई टू आर डीबी बाई डी टी होता है, और डीबी बाई डी टी में बी क्या होगा बेटा, बी होगा म्यू नॉट आई एन, और आई क्या होगा, आई होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बस डीबी बाई डी टी कर लीजिए भैया, ओमेगा साइन ओमेगा टी, खत्म बात। साइन ओमेगा टी में आंसर आएगा और ओमेगा बाहर जरूर खड़ा होगा, तो ओमेगा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में बाहर खड़ा है, सही हो गया। और फर्स्ट और सेकंड में चेंज के म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा आर स्क्वायर, अच्छा नीचे टू नहीं है भैया सेकंड ऑप्शन में, तो आर स्क्वायर बाई टू आर का टू छुट्टी पे, तो फिर कैसे सही हो जाएगा आंसर, बिल्कुल गड़बड़ है भैया, गड़बड़ घोटाला है। अब कह रहे हैं भैया इसका वो मास m है, लेंथ l है, बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे भैया टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो बेटा यहां पर छोटा सा dx ले लेंगे x पे, तो i dx b, i dx b है ना, ये हो गया फोर्स, i dx b, ओ सॉरी ऊपर को आएगा, b अंदर को ऊपर को आएगा, कोई बात नहीं, ये इधर को आ जाएगा, i dx b इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट टॉर्क हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l तक, तो ये आ जाएगा आई एल बी इंटू एल बाई टू, जो मैंने आपको बताया भी हुआ था कि अगर टॉर्क लिखना हो मैग्नेटिक फील्ड का तो आई एल बी एल बाई टू, ठीक है। आई एल बेटा आई डी एक्स एल स्क्वायर बाई टू लिखोगे तो आई एल बी इंटू एल बाई टू, आप मान सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच लग रहा है ना, नीट के लिए। वैसे मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आप मतलब मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो बेटा आईआईटी में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, है ना। मेडिकल में इसी के अबाउट ही हमेशा होता है, तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेते हैं। आई एल बी इंटू एल बाई टू बराबर आई एल्फा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, है ना। और अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बात तो इतना डिफिकल्ट आने की टेंडेंसी बड़ी कम है, पॉसिबिलिटी बड़ी कम है ना। और अगर आ जाएगा करना कैसे समझा दिया भैया, 3 आएगा ऊपर 2 आएगा नीचे, 3/2 वाला ऑप्शन आएगा, 2 है 3/2 वाले, 3/2 एल स्क्वायर नहीं आएगा, 3/2 आई बी अपॉन एम। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। ट्वेंटी फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों बेटा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एट एक्सट्रीम पोजीशन द टोटल एनर्जी मस्ट बी जीरो। बकवास कर रहे हैं बेटा, टोटल एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इन नेचर, है ना। पर अगर मैं कहूं कि टोटल एनर्जी इज जीरो तो ये गलत बात है ना, काइनेटिक एनर्जी जीरो है बेटा, लेकिन स्प्रिंग अगर है तो स्प्रिंग तो खींचा होगा, है ना।
तो मैं आपको बस ये कह रहा हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कह रहे हैं टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर, ये भी बात गलत है। सही बात क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल, बेटा जो अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को, जैसे मान लो यही हूं, मैं भी ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो बड़े आराम से आप कन्विंस हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां कहीं होगी जहां पर mg और kx नॉट बराबर होंगे, है ना। मेरे को एक बात बताइए, क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर? नो। और बेटा वैसे भी मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे जीरो या कहीं पे नॉन जीरो, ये थोड़ी सी अजीब बातें होती हैं, है ना। तो मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी तो हम डिफाइन करते हैं, हम कहीं पे भी जीरो मान सकते हैं और कहीं पर भी नॉन जीरो। तो बेटा जो चीज है हम ये कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो सारी की सारी एनर्जी जो भी होगी वो पोटेंशियल होगी, क्योंकि काइनेटिक तो जीरो होगी। एक्सट्रीम का मतलब रुका हुआ अब वापस चला, रुका फिर वापस चला। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, दैट इज एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। आइए इस पे आते हैं। बेटा वैसे तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा वो रिलेशन होता था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद होना चाहिए। कहां से आया था, आइए आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। ये C1 है ना, V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है ना, और मैंने C2 से इसको कनेक्ट कर दिया, है ना। मान लो अभी स्विच ओपन है ना, जो V2 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है। अब जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो बेटा होगा क्या, कुछ टाइम बाद पहले तो जो इन दोनों प्लेट पे मिला के चार्ज है, पहले C1 V1 प्लस C2 V2, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। मान लो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस V हो गया, ठीक है बच्चों, है ना। और अब क्या आएगा बेटा, लॉस इन एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये पहले एनर्जी थी और बाद में कितनी हो गई, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यहां पे V की वैल्यू निकाल के ठाए से डालेंगे एंड यू विल गेट हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। तो बेटा अगर दो कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं तो बेटा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इसका अगर पोटेंशियल मान लो जीरो है तो इसका V1 है, इस वाली प्लेट का V2 है। तो इन दोनों की प्लेट्स का, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आप ले लीजिए, है ना, किसी भी दूसरे वाले को रेफरेंस मान के, है ना। तो अगर मान लो ये नेगेटिव वाली प्लेट इधर होती तो V1 माइनस माइनस V2, तो V1 प्लस V2 बन जाता, है ना। बस बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो एनर्जी डिसिपेट होगी, जो एनर्जी डिसिपेट होगी बेटा वो कितनी होगी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। बेटा अगर आप याद करें, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, जब दो बॉडीज चिपक जाती हैं, तो वहां पर इक्वेशन क्या लिखते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V, वही इक्वेशन। और फिर लॉस इन एनर्जी कैसे लिखते थे, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर, जिस कांस्टेंट, जिस वेलोसिटी से दोनों के दोनों चलेंगे। तो बेटा यहां से रिलेशन निकल के आता था। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था, जो थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड है इस केस में, और वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आती थी बेटा, वो उसमें रिलेशन आता था हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। पहले इसको इससे चार्ज किया, फिर इसमें भैया ये अनचार्ज वाले से कनेक्ट कर दी, कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो गई बेटा, हाफ 2V स्क्वायर एनर्जी आ गई इसके पास, हाफ CV स्क्वायर से। ये एनर्जी इनिशियल थी कितनी, हाफ 2V स्क्वायर, दैट इज खाली V स्क्वायर हुई वैल्यू। अब एनर्जी लॉस्ट इन हीट क्या होता है बेटा, अभी मैं पिछले पेपर में भी आपको बेटा डिराइव करके दिखाया, है ना। आपने बेटा अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला 32 इयर्स का सॉल्यूशन देखा होगा, उसमें भी मैंने डिराइव करके दिखाया कि बेटा जो एनर्जी लॉस्ट होती है हीट में, वो क्या होती है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। अगर हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज वाला वीडियो जरूर देखें, है ना, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी बेटा, है ना। तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2 16 बाई 10 1.6, या आप कह सकते हैं 16 बाई 10 ही लिख देते हैं एक बार, है ना। 2 8 जार, है ना, 2 5 जार, ओ सॉरी 2 फिर 2 4 जार
4/5 आ गया, 4/5 v स्क्वायर। तो बेटा 4/5 ऑफ v स्क्वायर इज लॉस्ट। तो हीट लॉस्ट कितनी है 4/5 v स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या थी इनिशियल एनर्जी, 4/5 लॉस्ट हो गई। बेटा v स्क्वायर में से 4/5 v स्क्वायर लॉस्ट हो गई, तो 1 में से कितनी लॉस्ट हुई 4/5, 100 में से कितनी लॉस हुई 4/5 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट क्या आ जाएगा 24 × 80। बेटा मैं फिर बोल दे रहा हूं, हाफ CV स्क्वायर से v स्क्वायर एनर्जी थी, लॉस्ट कितनी होगी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ रही है 4/5 v स्क्वायर। तो 4/5 v स्क्वायर लॉस हो गया v स्क्वायर में से, तो 1 में से लॉस आया 4/5 ही हो गया फ्रैक्शन लॉस, परसेंटेज लॉस बताना है तो इंटू 100। और बेटा परसेंटेज लॉस पूछा तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 80%। क्या आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 80%। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब बेटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है 26 क्वेश्चन में। जो बताने का तरीका क्या होता है, मान लो वो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो 6 7 42 प्लस 6 4 24 माइनस 3 4 12, तो ये हो जाएगा बेटा मतलब 42 माइनस 12 30, 30 प्लस 24 54 बराबर मैग्नीट्यूड ए क्या आएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 72 प्लस ये क्या बन जाएगा 72 प्लस 9 81। तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा क्या बन गया 72 36 36 72 72 और 9 क्या हो जाएगा 81, 81 का अंडर रूट क्या देगा 9। तो पहले वाले का जो बेसिकली मैग्नीट्यूड है वो 9 है, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 49 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 49 प्लस 32, वो भी क्या आ रहा है 81, वो भी क्या आ रहा है 81, 81 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 9। तो बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड 9 है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप का प्यारे बच्चों क्या होता है मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, बोलेंगे साथ साथ में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बेटा खाली आई वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है जे वालों को और के, क्योंकि आई डॉट जे तो 0 होता है, आई डॉट के तो 0 होता है, क्योंकि आई डॉट के का मतलब क्या हुआ बेटा एक एक्स डायरेक्शन में है और एक जेड डायरेक्शन में, दोनों में एंगल 90 है, तो 1 cos 90 क्या आएगा 0, क्या आएगा प्यारे बच्चों 0। तो बेटा ए डॉट बी ये आया मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी cos थीटा, बस 9 6 54, ये 3 2 ये 3 3 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 2/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया था एंगल, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। अब ये किसी में नहीं है तो इसका मतलब sin थीटा में आंसर पूछना चाहते हैं, तो cos थीटा अगर 2/3 है तो ये क्या चीज आ जाएगी बेटा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 माइनस 4 का अंडर रूट 5। अब बेटा sin इनवर्स में आंसर है दूसरा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा √5/3, साइन थीटा आ गया अंडर रूट 5/3, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 5/3। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा अगर cos थीटा से आंसर नहीं मिला तो साइन थीटा तक जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। वैसे अगर जस्ट मैं आपको मेडिकल एग्जाम की बात करूं तो बेटा वहां पर cos इनवर्स में ही आंसर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। 27th क्वेश्चन बेटा ये 256 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फॉर्क है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी पूछी है, कह रहे हैं बताइए दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर 4 बीट्स पर सेकंड आ रही है अभी, तो बेटा या तो ये 252 होगा, बेटा अगर ए की फ्रीक्वेंसी 256 है 4 बीट्स आ रही हैं तो 4 बीट्स बेटा बीट्स कितनी बनती है जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो या तो वो 252 वाला होगा बी या 260 वाला होगा। अब कह रहे हैं जब इस पे वैक्स डाला तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई और कह रहे बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो बेटा इससे तो डिफरेंस बढ़ जाता अगर 260 होता, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है 2 बीट पर सेकंड आ रही है, इसका मतलब 252 होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बी की वो क्या होगी 252। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स होता है। बेटा 1 किलोवाट अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर पे 1 घंटे के लिए तो कितने जूल्स एनर्जी आपको मिल रही है 1000 जूल पर सेकंड। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 और 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं 60।
तो बेटा 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स हो गए। तो बेटा एक सेकंड में इतनी एनर्जी आ रही, इतने सेकंड में कितनी एनर्जी आएगी यही पूछा है। तो 3.6, ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 जूल, विच इज इन ऑप्शन 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये कौन से ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, ये आपके लिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। बेटा पहला कोड है ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड। गोल्ड का मतलब ±5%, जो कि दो ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ। अब बेटा सबसे पहले डार्क कलर आता है, ब्लैक पहले आता है, ब्राउन बाद में। तो पहला नंबर जो आएगा बेटा ब्राउन के अकॉर्डिंग वो 1 आएगा, ठीक है। पहले ब्राउन के लिए 1 लिखेंगे, फिर ब्लैक के लिए 0 लिखेंगे, फिर ग्रीन है, और ग्रीन कहां पे आ रहा है? ये रहा ग्रीन, है ना। ये चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ डिटेल में। ग्रीन के लिए क्या आएगा? फिर 10 की पावर 5। बेटा पहले दो नंबर बनते हैं, दूसरा 10 की पावर में बनाते हैं, और चौथा होता है बेटा बेसिकली टॉलरेंस। चौथा क्या होता है? टॉलरेंस ±5%। ये हो गया 10 की पावर 6। कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन जो है बेटा 30th। बेटा आई होप ये पिछले वाले का बेटा आपको ना ये कलर कोड्स याद रहने चाहिए। बहुत ही सिंपल टुच्चा क्वेश्चन आता है ना। ये मन में बसा लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आप कंफ्यूज हो जाए कि ब्लैक कौन सा, ब्राउन कौन सा। डार्क पहले आता है, लाइट बाद में आता है, हल्का सा याद रखें, है ना। चलिए, तो बेटा 3x² आई कैप, बेटा ये फोर्स है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2,0 से 3,0, बताना है वर्क डन। तो बेटा पार्टिकल x में जा रहा है, फोर्स भी x में है, तो 3x² dx, है ना, का इंटीग्रल करना है बेटा। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली cos 0 1 हो गया, f dx। 2 से 3 इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ 3 की झंड हो जाएगी, तो x³ बचेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3³ 27 8। अपर लिमिट 3³ लोअर लिमिट 8, 27 - 8 क्या देगा? 90। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 31। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन आर सेम। बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की सेम है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की प्यारे बच्चों बराबर है। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का बताना है बेटा। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फोटोन की एनर्जी हो जाएगी hc/λ 2, पूछा गया, टू दी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा मोमेंटम जो होता है बेटा लैम्डा होता है h/mv, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए। mv की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, mv की वैल्यू क्या आ जाएगी? h/λ, है ना। तो h/λ अगर आप पुट करेंगे तो लैम्डा की झंड हो जाएगी, इधर h की झंड हो जाएगी, बचेगा क्या? c। फिर से बता रहा हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी hc/λ, और बेटा कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोमेंटम लैम्डा होता है h/mv, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ही है, तो mv क्या हो जाएगा? h/λ। mv की वैल्यू h/λ पुट करेंगे तो लैम्डा भी जाएगा, h भी जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? c आ जाएगा रेशियो, विच इज इन ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा दो स्फीयर से हैं, एक दोनों का बेटा मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, रेडियस का रेशियो पूछा है, एक हॉलो है और दूसरा सॉलिड है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। एक बेटा हॉलो स्फीयर है, एक बेटा सॉलिड स्फीयर है। मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्यारे बच्चों बराबर है। मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? बराबर है। तो बेटा 2/3 m r1² बराबर 2/5 m r2², है ना। m गया, 2 गया, 2 गया, r1/r2 √3/5 कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। फिर से बोल रहा हूं बेटा, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है। बेटा 2/3 दो वर्ड्स होते हैं इसलिए क्या लिखते हैं? 2, है ना। और बेटा h में कितने डंडे आते हैं? 3, इसलिए नीचे क्या आता है? 3, है ना। और बेटा सॉलिड स्फीयर में फिर से दो वर्ड है तो 2, याद करने का तरीका। और ये बेटा 5 जैसे ये दोनों कह रहे हैं 5 लिख 5 लिख 5 लिख, तो 5 नीचे आ गया। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे।
है ना। अगला क्वेश्चन है, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, बड़ी अच्छी बात है, और कह रहे हैं हमको इंटेंसिटी का रेशियो बताना है दो पॉइंट पे जहां पर फेज डिफरेंस 0 है और जहां पर फेज डिफरेंस π/2 है। आइए बच्चों फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में बेटा क्या है, 33 क्वेश्चन में है दो लाइट वेव्स आ रही हैं, है ना, दो लाइट वेव्स आ रही हैं, कोहेरेंट है, दैट इज इंटरफेरेंस होने वाला है, जहां पर फेज डिफरेंस 0 है और जहां पर फेज डिफरेंस π/2 है, वहां पे इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। आई होता है प्यारे बच्चों I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइ। बोलेंगे साथ साथ में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइ। बोलेंगे साथ साथ में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइ। अब बेटा दोनों की इंटेंसिटीज कहीं कह रखा है बराबर है, नहीं कह रखा है। अब नहीं कह रखा तो बेटा मेरे मन में क्या आएगा, बराबर है, फिर खत्म बात। I1 I2 दे ही नहीं रखे तो दोनों बराबर ले लो, I0 2I0 प्लस 2I0 cos फाइ, दोनों का I1 I2 का I0 ले लिया। जब ये 0 होगा तो 4I0 हम जानते हैं मैक्सिमा पे अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, या cos 0 1 कह के 2I0 4I0। और जहां π/2 है फेज डिफरेंस, cos π/2 क्या हो जाएगा 0, तो आ जाएगी 2I0। तो रेशियो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2:1। रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, आई होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइ। आई क्या होता है प्यारे बच्चों, साथ साथ बोले I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइ। अरे सुन नहीं रहे, आपसे बात कर रहा हूं, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइ। और अगर I1 I2 नहीं दिए हैं तो बेटा ये नीट लेवल पेपर में मैं मान लेता हूं कि I0 होने चाहिए, तो 2I0 प्लस 2I0 cos फाइ। अब बेटा अगर फाइ 0 है तो बेटा 4I0 बन जाएगा, और फाइ अगर π/2 है तो 2I0 बन जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा बेटा इंटेंसिटीज का 2:1। अगला क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि बेटा मैं थोड़ा सा मतलब इस चीज में डिसएग्री करता हूं कि मतलब इतने सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो कि एक्चुअल नीट में नहीं आते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हो, थोड़े से कैलकुलेटिव हो तो चलेगा। यहाँ पे 4 फिगर दिए हैं, पूछ रहे हैं ए बी में कॉन्टैक्ट फोर्स किस में मैक्सिमम होगा, दोनों 1-1 kg के हैं। पहला सिचुएशन 1 kg 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो 50/2, क्योंकि 50 माइनस n प्लस n बीच का जो फोर्स होगा वो तो कट गया। 50 इक्वल टू 2 इंटू ए आ गया 25, और इस वाले को अकेले को देखिए, अब n इक्वल टू 1 इंटू ए, अब 2a अगर 50 है तो 1a 25 हो गया। तो पहले वाले में 25 आ रहा है, दूसरे वाले में ये भी 1, ऊपर से लगाया 30 और इसका वेट 10। 30 और 10 कितना हो गया प्यारे बच्चों 40 नीचे को फोर्स है तो यहां से जो नॉर्मल आएगा वो भी कितना आएगा 40 के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पहले और दूसरे में, तो दूसरे में सबसे ज्यादा आ रहा है, दूसरी सिचुएशन में ज्यादा आ रहा है, पहली दूसरी को देखें तो। अब बेटा बात आती तीसरी और चौथी सिचुएशन। तो बेटा दूसरी में आया 40, याद रख लेंगे दूसरी में क्या आया है 40। अब तीसरी सिचुएशन है 25 से ऊपर लेके जा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम जो है 25 से ऊपर जा रहे हैं, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो नॉर्मल जो आएगा n आएगा, है ना। अब या तो आप यहीं पे एक इंसान खड़ा कर दो, वो क्या कहेगा भैया mg के बदले अब क्या आएगा mg प्लस ए, तो 1 इंटू जी प्लस ए क्या हो जाएगा 35। तो बेटा n क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 35 न्यूटन। दैट इज अभी तक भी सेकंड वाला ही सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें 40 आया। थर्ड सिचुएशन, ये गाड़ी है जो कि 35 एक्सेलरेशन से जा रही है, एक किलोग्राम के ये 2 ब्लॉक पड़े हैं, तो नॉर्मल कितना आएगा इस पे बेटा, एक ही एक्स डायरेक्शन में फोर्स है इस पे n, जो कि बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स है, n इक्वल टू 1 इंटू ए, और a दे रखा है 35। तो बेटा जीता कौन, सेकंड वाला, क्योंकि उसमें क्या आया 40 न्यूटन, उसमें क्या आया प्यारे बच्चों 40 न्यूटन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगले वाले में पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स एंड वाई। आइए देखते हैं भैया करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं। ए की वैल्यू है 8 प्लस माइनस 0.08, बी की वैल्यू है 6 प्लस माइनस 0.06। अब पूछा ए प्लस बी में, ए माइनस बी में किसमें परसेंटेज एरर ज्यादा होगी? बेटा ए प्लस बी कितना आएगा? 8 प्लस 6 14। और बेटा जो एरर्स होती हैं वो जोड़ देते हैं हम, क्योंकि बेटा एरर्स जो होती हैं बेटा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो जुड़ती हैं 0.14, ठीक है। और a माइनस बी, इसको x बोला है, इसको y बोला है। a माइनस बी बेटा कितना बनेगा? 2, और प्लस माइनस क्या आएगा? 0.14। ऐसा क्यों करते हैं? एरर क्यों जोड़ते हैं बेटा? भले सब्ट्रैक्ट हो रहा हो सकता है इसमें पॉजिटिव एरर हुई है, उसमें नेगेटिव, इसमें ज्यादा देख लिया इसमें कम, तो बेटा एरर जुड़ सकती है। हम वर्स्ट केस में ज्यादा से ज्यादा एरर बताते हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो एरर्स ऐड होती हैं। अब बेटा इसमें 2 में भी उतने की एरर और 14 में भी उतने की एरर, तो परसेंटेज एरर किसमें ज्यादा होगी? इसमें, है ना बेटा। अगर वही एरर है कम क्वांटिटी में तो परसेंटेज एरर इसमें ज्यादा, दैट इज y में परसेंटेज एरर ज्यादा आएगी। तो y ग्रेटर देन x वाला होना चाहिए, और y ग्रेटर देन x a की सिचुएशन में है, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, पर अगर आपका मन करे तो आप करें। x में परसेंटेज एरर 0.14 बाई 14 एक्चुअल वैल्यू इनटू 100 कितना आ गया? 1%। y में परसेंटेज एरर, ये x में निकाली, y में परसेंटेज एरर क्या आएगी? 0.14 अपॉन 2 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा? 14/2 दैट इज 7%। अब बेटा z में, z क्या है? AB। बेटा परसेंटेज एरर इन z क्या निकल के आएगी? लॉग डिफरेंशियल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज एरर इन z क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। बेटा ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, लॉग डिफरेंशियल लेना, ln z इज इक्वल टू ln ab, ln a प्लस ln b, log ab log a प्लस log b होता है। d ले लीजिए, dz बाय z इज इक्वल टू da बाय a प्लस db बाय b इंटू 100 कर दीजिए गुस्से में आके। परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b इक्वल टू परसेंटेज एरर इन z। a में परसेंटेज एरर क्या होगी? 0.08 बाय 8 इंटू 100 1, 0.06 बाय 6 इंटू 100 1, दोनों में 1 1 है, तो z में कितनी आ गई? 2%। तो बेटा x में सबसे कम, z में ज्यादा, y में सबसे ज्यादा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। पूरा करे बगैर भी डायरेक्टली दिख रहा था प्यारे बच्चों, क्योंकि जो y की वैल्यू आ रही है वो कम आएगी, एरर वही है, x में भी एरर वही है पर वैल्यू ज्यादा है। इतने में इतने की एरर, परसेंटेज एरर कम, इतने में इतने की एरर, परसेंटेज एरर ज्यादा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया। तो बेटा अगर कोई भी लेकिन क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आपको दोबारा देख लेना खुद से। बेटा ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं बेटा कोशिश करिए जो भी चीज क्लियर ना हो दोबारा देखें, है ना। और बेटा मेहनत करें थोड़ी, मतलब खाली नहीं बैठेंगे। अब बेटा कह रहे हैं कि एक स्टंटमैन है बेटा, वो घुमा रहा है बेटा बाइक को वर्टिकल सर्कल में, कह रहे हैं मिनिमम रफ्तार कितनी हो सकती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। क्रिटिकल स्पीड की बात करें √RG cos थीटा होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे √RG हो जाएगी। पर अगर आपको याद ना हो तो ऐसे करें बेटा, नॉर्मल प्लस mg, ये टोटल फोर्स आता है सेंटर की तरफ, n प्लस mg किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r। मिनिमम के लिए जस्ट नॉर्मल 0 हो जाएगा, मिनिमम के लिए कि जस्ट अभी 0 हुआ है, गिरी नहीं है बाइक, अभी जस्ट 0 हुआ है, अभी भी टच कर, जहां पे 0 हो गया, अगर थीटा पे 0 है तो फिर तो भैया गिर जाते हैं, फिर वहीं पे छोड़ देता। लेकिन अब नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और फिर वो कॉन्टैक्ट में रहेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। तो यहां से v क्या आ जाएगा? √RG। किसी थीटा पे अगर सर्कुलर पाथ को छोड़ने वाला होता, n इधर को लग रहा है, ये थीटा है, ये mg है, तो सेंटर की तरफ को क्या आ जाएगा? n प्लस mg cos थीटा। तो n प्लस mg cos थीटा ये सेंटर की तरफ को फोर्स हो जाता, उसको mv²/r के बराबर करते, नॉर्मल जस्ट 0, तो बेटा v इक्वल टू √RG cos थीटा, है ना, कि बाइक जस्ट छोड़ने वाली है, गाड़ी जस्ट छोड़ने वाली है सर्कुलर पाथ को, यहां से हवा में आ जाएगी। तो बेटा इस पॉइंट पे रफ्तार क्या होनी चाहिए? √RG cos थीटा। √RG cos थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिसके लिए नॉर्मल फोर्स जस्ट 0 हो जाए, या पत्थर को धागे से बांध के घुमा रहे होते तो यहाँ पर n के बदले t लिखते और फिर बोलते t जस्ट 0 हो गया, अब छोड़ने वाला है, अब छोड़ने वाला है सर्कुलर पाथ को। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। अगला क्वेश्चन EM वेव का देसी सा क्वेश्चन है,
आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन बेटा ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। मिनिमम रफ्तार जिसपे जस्ट वो सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ता उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। जब नॉर्मल जीरो होता है सर्कुलर पाथ को उस टाइम छोड़ता नहीं, बस अब उसके अगले इंस्टेंट पे छोड़ देगा। अबाउट टू लीव वाली कंडीशन आ गई, ऑन दी वर्ज ऑफ लीविंग दी कॉन्टैक्ट आ गया। मान लो पत्थर को मैंने धागे से बांधा, एक को पत्थर को हाथ पे रखा और हल्के हल्के फोर्स बढ़ा रहा हूं। एक टाइम आएगा मैंने फोर्स वेट के बराबर लगा दी, अभी छोड़ा नहीं है, अब हल्का सा भी बढ़ाऊंगा तो छूट जाएगा, है ना। तो बेटा जब नॉर्मल जीरो हो गया, क्योंकि अब अगर मैंने टेंशन mg कर दी तो नॉर्मल तो नीचे पे वो मेरे हाथ को पुश ही नहीं करेगा, बस जस्ट टच कर रहा हूं। तो बेटा जब नॉर्मल जीरो होता है तो उस टाइम हम बोलते हैं जस्ट अबाउट टू लीव द कॉन्टैक्ट, ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग द कॉन्टैक्ट। अब बेटा यहाँ पे कह रहे हैं ई नॉट बी नॉट की ओमेगा में रिलेशन बताओ। वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव होती है ई बाय बी, ई नॉट बाय बी नॉट, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, ठीक है। अब बेटा वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जो भी फेज होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी उसको जीरो कर देते हैं, एक्स बाई टी निकाल लेते हैं, कितना आ गया ओमेगा बाय के, ये हो गई रफ्तार, बस इसको इसके बराबर कर देते हैं। और आपके पास टाइम ज्यादा हो तो x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f, लैम्डा निकालो, f निकालो, f लैम्डा v इक्वल टू f लैम्डा से v निकालो। पर बेटर मेथड क्या होता है बेटा, जो लीनियर फंक्शन होता है kx ओमेगा t में उसको जीरो कर दो और x बाई टी निकाल लो, वही रफ्तार होती है। तो ई नॉट बाई बी नॉट आ गया ओमेगा बाय के, ई नॉट बाई बी नॉट क्या आ गया ओमेगा बाय के, विच इज इन ऑप्शन ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा बाय के, ये आ रहा है बेटा पहले ऑप्शन। किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों एसी का है बेटा, एलआर सर्किट है, एल 0.5 है, आर 500 है और ओमेगा बेटा 1000 है। कह रहे हैं पावर फैक्टर बताओ, पावर फैक्टर होता है cos फाई। फेज डायग्राम कैसे बनाते थे, आई आई आर है 500 वोल्ट, ये हो गई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करती है, एल ऊपर आता है सी नीचे आता है, याद आ गया ना, एल ऊपर आता है सी नीचे आता है। तो बेटा ये क्या आएगा आई एक्सएल, एक्सएल कितना हो जाएगा ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है प्यारे बच्चों ओमेगा एल, और ओमेगा क्या है 1000 इंटू 0.5 500, बस ये क्या आ गया बेटा, ये तो निकल के आ गया, अरे वाह ये तो दिख गया कि ये बेटा ये 45 डिग्री एंगल हो गया, है ना, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये हो गई नेट वोल्टेज। और बेटा जो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस है वो क्या 45, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, tan थीटा हो गया बेटा आई इंटू 500 अपॉन आई इंटू 500, आई इंटू 500 अपॉन आई इंटू 500 1। तो बेटा cos 45 बेटा पावर फैक्टर होता है, हो गया 1/√2, 1/√2, दैट इज ऑप्शन कौन सा हो गया 1। बहुत ही सिंपल था यार ये। अगला 39 पे पूछा है आउटपुट क्या निकल के आएगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चे आउटपुट 39 में। तो बेटा आपको ना ये याद रखना, तो cos फाई वैसे r बाय जेड भी से भी बोल सकते थे आप, अगर आपको फॉर्मूले से ही बोलना है। बेटा एक्चुअली होता क्या आई आई आर आई एक्सएल आई एक्स सी अगर होता तो ये आता आई इंटू जेड, है ना, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और cos फाई क्या हो जाता आई आर बाय आई जेड, तो cos फाई आता है आर बाय जेड, cos फाई क्या आता है आर बाय जेड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे आउटपुट सी क्या आएगा, एक ए है एक बी है, ऊपर वाला ए है नीचे वाला बी है, ये ए है तो यहाँ पे ए बार आएगा। अब ये ए प्लस बी आएगा यहाँ पे और है, लेकिन आगे नॉट लगाओ तो ए प्लस बी का बार बन जाएगा, प्लस का बार होता है डॉट ए बार बी बार, और ए बी का बार क्या होता है ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो ये आ गया ए बार डॉट बी बार। अब एंड में क्या होता है मल्टीप्लाई ए बार बी बार, ए बार बी बार। अब ए बार और ए बार तो मिलके ए बार ही बनेगा, क्यों बेटा, अगर ए बार 0 है तो 0 इंटू 0 0 ही बनेगा, और 1 इंटू 1 1 ही बनेगा, तो दो ए बार लिख के कोई फायदा नहीं, ए बार बी बार। अब ये क्या है ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार प्लस का बार डॉट होता है, बस। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, फोर्थ वाला, क्योंकि ए बार बी बार ऑप्शन में था नहीं ना, ए बार बी बार ऑप्शन में था नहीं, तो बेटा प्लस का बार डॉट होता है, दिमाग लगाइए फटाक से कर डालिए। अगला क्वेश्चन, ऑन हीटिंग
one end of a rod, the temperature of whole rod will be uniform when, बेटा टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR, और मैं चाहता हूं ये 0 है, तो बेटा H हीट करंट कुछ है, रेजिस्टेंस होता है 1/K L/A। अब ये 0 कब बनेगा, जब K क्या हो जाए इनफाइनाइट, जब K क्या हो जाए इनफाइनाइट। ऐसे एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे मटेरियल क्या बोलते हैं डायाथर्मिक, जिसके लिए K क्या होता है इनफाइनाइट, परफेक्टली कंडक्टिंग। K होता है इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस हो जाता है थर्मल रेजिस्टेंस 0 होता है, देयरफॉर टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR, R हो गया 0, तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 0। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए प्यारे बच्चों 41 क्वेश्चन, फ्लूइड का क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, यहाँ पे कह रहे हैं प्रेशर P है, वेलोसिटी V है, जहां पे प्रेशर P/2 का, इन्होंने फिगर नहीं बनाया था, फिगर मैंने बनाया है। मैं जानता हूं प्रेशर कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। बेटा P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, ये होती है बर्नौलीज थ्योरम, और इसी को दूसरी फॉर्म में भी लिखा जाता है ना, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, P बाय रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड। तो कई बार कह देंगे वेलोसिटी हेड जो है उसकी वैल्यू 10 है, तो बताओ वेलोसिटी कितनी, इसलिए आपको ये बता दिया। ठीक है, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड। ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी हेड भी बोलते हैं। ये किसी काम का नहीं था आज के क्वेश्चन में, इसलिए हटाया। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P/2 प्लस हाफ रो V डैश स्क्वायर। तो P माइनस P/2 तो P/2 हो जाएगा, हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ रो V डैश स्क्वायर। ये V डैश निकालना है तो रो/2 से डिवाइड करिए, तो यहां से बेटा V डैश कितना आ जाएगा, V डैश आ जाएगा अंडर रूट ऑफ P बाय रो प्लस V स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ P बाय रो प्लस V स्क्वायर। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बहुत सिंपल बेटा, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, रो जी एच दोनों पार्ट के लिए सेम होगा। अगर आपको लिखना था तो लिख देते रो जी एच, लेकिन रो जी एच इधर लिखते, रो जी एच इधर लिखते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, कट जाता है। ये क्या होता है बेटा, कट जाता। बहुत ही सिंपल था बेटा, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 में गामा दे रखा है 3/2। गामा क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 3/2। चलिए पहले वाले को एक बार मिनटों की जगह बनाई जाए। ठीक है, कह रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर से कितना हो जाएगा प्रेशर अगर वॉल्यूम को 1/4 कर दिया, तो P V की पावर गामा इज इक्वल्स टू P V, वॉल्यूम क्या हो गई V/4 की पावर गामा 3/2। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, P कितना निकल के आ जाएगा, 4 क्या है 2 स्क्वायर, ये V तो कट जाएगा यहां से, तो बेटा P आ जाएगा 4 की पावर 3/2। बेटा 2 स्क्वायर है, स्क्वायर कट जाएगा, 2 क्यूब बचेगा खाली 8। तो प्रेशर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 एटमॉस्फेयर। क्या हो जाएगा, 8 एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहे 2 प्रोटॉन है 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे, कह रहे उनको छोड़ दिया, पकड़ के रखा था, छोड़ दिया। कह रहे जब वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे, जब उनके बीच का सेपरेशन जो हो जाएगा वो लार्ज हो जाएगा, तो कह रहे उस टाइम बताओ कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी उनके पास मिला के कितनी होगी बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 43। बेटा अभी क्या थे, 2 प्रोटॉन पास पास में थे, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, K Q1 Q2/R। और जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो 0 हो जाएगी। तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क। बड़े लेक्चर से लगातार बोल रहा हूं बेटा, जितनी एनर्जी मेरी खर्च होगी, जो मेरी एनर्जी में डिक्रीज आएगा वही तो मैंने एनर्जी खर्च करी रिकॉर्ड करने में। 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2/R, 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर ओवर R, और R क्या है 10 की पावर -10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे थे, है ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा 9 × 10 की पावर 19
1.6 स्क्वायर हो गया 2.56, ठीक है, और 10 की पावर माइनस 19 स्क्वायर है तो एक 10 की पावर माइनस 19 बच जाएगा। तो 2.56 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, 2.56 इंटू 9। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ बेटा 9 2 18 होता है ना, और 9 इंटू 2.5 लगभग कितना निकल के आएगा, अगर 18 प्लस 4.5 कितना आएगा, 22.5। मैं जस्ट अंदाजे से बोल रहा हूँ, इंटू 10 की पावर माइनस 90, है ना, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है आप देख सकते हैं, बड़े आराम से आपको दिख जाएगा। इसके पास का ऑप्शन आप देख लीजिए, बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप। तो पिछले वाले में प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा हमारा, 22.5 के नजदीक का जो ऑप्शन है दैट इज 23.04। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, बेटा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा मूविंग चार्ज तो करता ही करता है, तो दोनों बोथ 1 and 2 अ मूविंग चार्ज एंड अ चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, हमको याद रखना होगा, है ना। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आती है और मूविंग चार्ज से तो मैग्नेटिक फील्ड आती ही आती है ना। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन दैट इज बोथ 1 and 2। इसके बाद 45 कह रहे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा गैस मॉलिक्यूल की ये दे रखी है, गैस मॉलिक्यूल्स की, और आरएमएस स्पीड ये दे रखी है। बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 nRT, तो इसका मतलब ये हुआ 3/2 nRT, है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, है ना। तो बेटा वो दे रखी 3/2 nRT दैट इज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर को कर दिया डबल, तो ये 6.21 से क्या हो जाएगी 12.42 इंटू 10 की पावर माइनस 21। ऐसा किस ऑप्शन में है, 12.42 वाले दो ऑप्शन है, लेकिन बेटा आरएमएस स्पीड तो √3RT/m होती है, तो बेटा ये डबल नहीं होगी, हाँ बढ़ेगी 1.4 टाइम्स हो जाएगी √3RT/m। तो बेटा क्या हो जाएगी √2 टाइम्स, तो डबल नहीं होगी। तो बेटा डबल वाला ऑप्शन दे रखा है 968, क्योंकि बेटा 484 से डबल जो आएगा वो 968 आएगा, है ना। लेकिन जो दूसरा दे रखा है 684, वही वाला सही ऑप्शन हो सकता है, दैट इज ऑप्शन 4। आप देख भी सकते हैं 484 लगभग 500 हो गया, 1.4 टाइम्स करना है, 500 का 1.4 टाइम्स, बेटा 14 5 70 700 के आसपास का होना चाहिए, वही आ रहा है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो बहुत दूर का है, 968 कह रखा है, तो 968 इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, थोड़ा सा बस आप कोशिश ये करेंगे बेटा, जो भी चीज नहीं क्लियर होगी, है ना, दोबारा वीडियो को देखें, पक्का समझ में आएगा, दोस्तों के साथ डिस्कस करें, नहीं तो है ना बस, लेकिन कोशिश ये करें कि जब भी आप देख रहे हैं तो आगे तुरंत ना बढ़ जाएं, देख देख के आगे बढ़े, मेहनत करते रहें बेटा। अपना गोल जो है वो हमेशा अपने दिमाग में रखें, अगर अपना गोल भूल जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बेटा जिस वजह से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, वो प्रिपरेशन की वजह अपने दिमाग में रखिए, जिस वजह से आप लोगों ने सोचा था डॉक्टर बनने के लिए, बेटा वो वजह अपने दिमाग में रखिए और उसको सोच के मेहनत करते रहिए, है ना। जो आउटकम आने वाला है बेटा वो याद रखिए। कभी कभी होता क्या है, हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जिस वजह से स्टार्ट करी होती है या जो मिलने वाला होता है, वो दोनों ही चीजें याद में नहीं होती हैं। तो कोशिश करें बेटा, याद रखें बेटा, आप कामयाब हो जाएंगे, है ना, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी आपको, आपके पेरेंट्स को, है ना। तो मेहनत करते रहें, उसके लिए जी जान लगा दें, और अपना डिस्ट्रैक्शन और गोल दोनों दिमाग में रखें बेटा। किस क्या चीजें हैं, अगर फेसबुक डिस्ट्रैक्ट कर रही है, व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको बेटा अवॉइड करिए, है ना। अपने डिस्ट्रैक्शन भी आपको क्लियर रहने चाहिए और आपका गोल भी आपको क्लियर रहना चाहिए बेटा। अगर ये दोनों बातें क्लियर होती हैं तो सक्सेस बिल्कुल निश्चित है। तो बेटा कोशिश करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट FST के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।